जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अपना आई एस पी सी एस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं नेशनल करंट अफेयर्स। ये आपका आय दृष्टि घटना चक्र का है। ठीक है दोस्तों, ये दो पार्ट में नेशनल अफेयर, ये दो पार्ट में कंप्लीट होगा। फर्स्ट पार्ट मैं आज लेके आ रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, एंड सेकेंड पार्ट इट विल बी कम टुमारो। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉलिटिकल जो नेशनल करंट अफेयर्स है उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें आपको देखने को मिलता है कि त्रिपुरा को डिक्लेयर कर दिया गया है फुली लिटरेट स्टेट अंडर द उल्लास जो कार्यक्रम है उसके अंडर। उल्लास मतलब नव शिक्षा कार्यक्रम, ठीक है, नव शिक्षा साक्षरता कार्यक्रम। और त्रिपुरा को थर्ड स्टेट बनाया गया है आफ्टर गोवा एंड मिजोरम। यानी गोवा और मिजोरम के बाद त्रिपुरा को थर्ड लिटरेट स्टेट बना गया है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि अर्लियर जो चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत जी गोवा के, उन्होंने डिक्लेयर किया था 30 मई 2025 को, ओके, पूरी कंप्लीट फंक्शनल लिटरेट, ठीक है, स्टेट। एंड आफ्टर दैट आप देखेंगे कि इसमें क्या बताता है कि अचीवमेंट मार्क द मेजर माइलस्टोन इन इंडिया परस्यूट ऑफ फुल लिटरेसी बाय 2030 और as envisages द नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज। ओके, 2030 को 30 तक इंडिया के मेजर माइलस्टोन को अचीव करना है अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। एंड गोवा को लिटरेसी रेट आपका देखेंगे 88.7% है, और लिटरेसी रेट अगर त्रिपुरा के देखते हैं तो 87.22 है। और गोवा जो है सेकंड स्टेट है, ठीक है। और तो फर्स्ट स्टेट कौन सा हो जाएगा? मिज़ोरम हो जाएगा, ठीक है, मिज़ोरम हो जाएगा ये आपका फर्स्ट स्टेट। तो फर्स्ट स्टेट की बात करेगा तो मिज़ोरम, सेकंड स्टेट आप गोवा बताएंगे, ठीक है, थर्ड स्टेट त्रिपुरा, ठीक है। और यहाँ पे आप जब देखेंगे कि गोवा को सेकंड स्टेट ऑफ द कंट्री दैट सरपास 95% ऑफ द फंक्शनल लिटरेसी बेंचमार्क, यानी 95% लिटरेसी रेट होना चाहिए अगर आपको फुली फंक्शनल स्टेट का दर्जा लेना है। तो इसमें आप देखेंगे मिज़ोरम को फर्स्ट स्टेट इन इंडिया अटेंड किया गया, ये फुल स्टेट टू द लिटरेसी, ओके। एंड आफ्टर दैट prior to the Mizoram, June 24, 2024, Ladakh became the first administrative unit to declare fully literacy, ठीक है, लिटरेट स्टेट। लद्दाख अगर मैं बात किया जाए यूटी की तो यूटी में आपका लद्दाख है, अगर स्टेट की बात किया जाए तो आपका मिज़ोरम है, ठीक है। नेक्स्ट ये आपका 50 ईयर ऑफ इमरजेंसी। अभी 50 ईयर हो गया है इमरजेंसी का इन 2025। अंडर दिस 21 मंथ्स पीरियड फ्रॉम द 1975 to 1977 the emergency was imposed by the Indira Gandhi. Under that, the Allahabad High Court verdict in Indira Nehru Gandhi Sri Raj Narayan case of 1975, in which the Prime Minister Indira Gandhi was इनवैलिडेटिंग एंड देन द जो इलेक्शन प्रोसेस था उसको इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस के अंडर डाल दिया गया, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द व्हाट नेशनल इमरजेंसी ऑन जून 25, 1975, ओके। सो इसमें जो संविधान हत्या दिवस जिसको हिंदी में कहा जाता है वो जून 25 को ही रखा गया, ठीक है दोस्तों। ये आप देखेंगे कि ये इमरजेंसी का प्रोविज़न दिया हुआ है अंडर 352 में। इसमें कहा जाता है कि जो ये प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय द पीएम, ओके, जो इशू करते हैं आपके इमरजेंसी को, ठीक है। इंडिया में किसी भी पार्ट को किया जा सकता है दैट इज़ थ्रेटन टू द वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबेलियन। तो ये आप नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एड एंड एडवाइस होता था, ठीक है, प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे ये आपका 44th अमेंडमेंट रिलेटेड टू इमरजेंसी प्रोविजन में आप देखेंगे
8 अमेंडमेंट एक्ट जो था 1975 का, दैट empowered president to issue the emergency proclaim on the ground of war, external aggression, armed rebellion और the imminent danger thereof, ठीक है। और जो भी इमिनेंट डेंजर होते हैं उसके तहत अगर कोई वॉर हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो, सो ऑल दिस ग्राउंड्स आर नीडेड फॉर द प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी। तो उसके बाद ये आप देखेंगे 42 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 एनेबल द प्रेसिडेंट टू रिस्ट्रिक्ट द इमरजेंसी इफेक्ट टू द स्पेसिफिक रीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रेसिडेंट को रेस्ट्रिक्ट करता है इमरजेंसी के लिए ऑफ द इफेक्ट टू द स्पेसिफिक रीजन ऑफ इंडिया। 44th जो अमेंडमेंट एक्ट था 1978 का, उसने रिप्लेस कर दिया इंटरनल डिस्टर्बेंस विथ आर्म रिबेलियन, ठीक है। इंटरनल डिस्टर्बेंस विद द आर्म रिबेलियन, ओके। और यही मैंने बताया आपको, संविधान हत्या दिवस ये 25 ऑफ जून को मनाया जाता है ये एवरी ईयर। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने इसको इशू किया है, ठीक है। यही आपको जानना है। नेक्स्ट ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है। आई थिंक एवरीबडीज आर नोइंग अबाउट दिस ऑपरेशन सिंदूर। अंडर दिस इंडियन गवर्नमेंट स्टार्ट किया था ऑपरेशन सिंदूर ऑन 7 मई, ओके। तो याद करेंगे, ये डेट आपको बहुत याद करने की ज़रूरत है क्योंकि ये 7 मई डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इन दैट आप देखेंगे कि जो 9 टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर थे पाकिस्तान में, कुछ POK में था, उसको पूरी तरीके से टारगेट किया गया था। और आप देखेंगे कि जो टारगेट किया गया था बहुत प्रिसाइज टारगेट था। जो पाकिस्तानी पंजाब है रीजन है, जैसे POK है, मैंने जैसा आपको बताया, ये जो पहलगाम जो टेररिस्ट अटैक हुआ था ना, उसमें ये रिटेलिएशन के लिए ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था, जिसमें आप देखेंगे 25 इंडियन नेशनल और 1 नेपाली सिटीजन्स वर मर्डर्ड, ओके। और ये इसका जो क्लेम था सबसे पहले आप देखेंगे, ये TRF जो है द रेसिस्टेंट फ्रंट, ये क्या है, ए ग्रुप लिंक टू द लश्कर तैयबा। ये बेसिकली ये आई थिंक आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ द 370 जब एब्रोगेट किया गया था इन जम्मू कश्मीर, तो ये TRF बनाया गया था जिसका लिंक लश्कर तैयबा से मिलता है और जो आपका फुल सपोर्ट देता है पाकिस्तान को, ठीक है। एंड विंग कमांडर भूमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी, ये 2 लोगों ने, और फॉरेन विक्रम मिश्री जी ने, आप देखोगे जो मीडिया का जो कंट्री का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ब्रीफिंग होता था, ये 2 लोगों को दिया जाता था, भूमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी, और विक्रम मिश्री भी अवेलेबल रहते थे, ठीक है। ये सोफिया कुरैशी काफ़ी ज़्यादा उस समय चर्चा में आ गई थी, ठीक है। और ये 9 जो लोकेशन है टारगेट इन पाकिस्तान और POK ऑफ जम्मू कश्मीर, वो देख लेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट ये एक नाम दे देगा और उसमें जगह मिलाने को दे सकता है, ठीक है। तो ये मरकज़ सुबहान अल्लाह, ये देखेंगे बहावलपुर है, ये लश्कर तैयबा का क्या है, हेडक्वार्टर है, ठीक है। मरकज़ तैयबा ये मुरिदके है, ये लश्कर तैयबा का ये क्या है, ये जो प्लान करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं क्रॉस बॉर्डर अटैक, ये बेसिकली यहाँ से मरकज़ तैयबा से करते हैं। ये महमूना जो है ये सियालकोट में है, ठीक है। बस इतना ही जाना, महमूना जो है कहाँ पे, ये सियालकोट में है। मरकज़ अला हदीद ये कहाँ पे है, बरनाला में, ठीक है। याद रखेंगे कहाँ पे, बरनाला में। सैयदना बिलाल कैंप ये आपका मुजफ्फराबाद में, ठीक है। सैयदना बिलाल कैंप, ठीक है, जहाँ पे जैसे मोहम्मद की ट्रेनिंग दी जाती है। बेसिकली क्या इक्विपमेंट मिलिटेंट्स को दिया जाएगा क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन में, ये आप देखेंगे। सवाई नल्ला कैंप ये मुजफ्फराबाद में ये भी है, ठीक है। ये यहाँ पे लश्कर तैयबा की एक ऑपरेशनल यूनिट है, ठीक है। मरकज़ रहील शाहिद ये कोटली में है, ये आप देखेंगे कोटली में है। और मरकज़ अब्बास ये भी आपका कोटली में है। ये जैसे मोहम्मद का ये आपका सेफ हाउस है, ठीक है। ये आप देखेंगे सर्जिकल फैसिलिटी ये तेहरान कलान में है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको देखना जरूरी इसलिए था क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग में ये नाम दे देगा एक साइड और एक साइड ये जगह दे देगा। इट माइट बी द आयोग कैन आस्क, सो इन दैट रेस्पेक्ट आप देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान ने लॉन्च किया था ऑपरेशन, उसका क्या नाम था, ठीक है। ये ऑपरेशन बनियान अल मरसूस,
ये आप याद रखेंगे, जिसने टारगेट कर दिया सेवरल इंडियन मिलिट्री बेस को, ठीक है। ये कब? 10 मई, ठीक है, 10 मई को इन पाकिस्तान ने लॉन्च किया था ये ऑपरेशन, याद रखेंगे, ऑपरेशन बनियान अल मरसूस, ठीक है। अब देखेंगे जो मई 7 से लेकर 10 तक, ठीक है, मल्टीपल ड्रोन इनकर्शन हुए, आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, राजस्थान में, इवन गुजरात में। तो उसके ये 2 दिन तक 7 से लेकर 10 तक ये काफ़ी ज़्यादा ड्रोन का ये इनकर्शन देखने को मिलता है। एंड आफ्टर दैट आप देखेंगे कि दोनों कंट्री में सीज़ फायर हो जाता है, ठीक है। सीज़ फायर कब हो जाता है? ये 10 मई को इंडिया और पाकिस्तान दोनों एग्री कर जाते हैं सीज़ फायर, और जहाँ पे आप देखेंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वो क्लेम करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए काफ़ी क्वेश्चन भी रेज होते हैं अपने इंडियन डिप्लोमेसी पे और गवर्नमेंट पे, ये क्वेश्चन भी रेज हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्टिनेंट राजीव जो घई थे, ये डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑपरेशन के जो DGMO थे, उन्होंने ब्रीफ किया था मीडिया को, ठीक है, 11 मई को, ठीक है, और सारा चीज़ उन्होंने बताया था, ठीक है। याद रखेंगे, नाम याद रखेंगे, क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई थी, वेपन्स यूज हुआ था बाय द इंडियन गवर्नमेंट। आप देखेंगे स्कल्प मिसाइल जो क्रूज मिसाइल है, जिसको स्टॉर्म शैडो भी कहा जाता है, ये बेसिकली MBDA यूरोपियन डिफेंस कंसोर्टियम के द्वारा ये मैन्युफैक्चर किया गया था। ये लॉन्च किसे करता है? रफाल फाइटर जेट से लॉन्च करता है। ओवर द 500 इसका रेंज है, ठीक है। ये पर्पस क्या है? इट इज़ फॉर द डीप स्ट्राइक मिशन, टारगेट द हाई वैल्यू स्टेशनरी asset such as what the fortified bunker and commando centers, ओके, कमांड सेंटर को। हैमर, ये हैमर देखेंगे, हैमर प्रेसिशन गाइडेड बम, ठीक है। ये मैन्युफैक्चर बेसिकली सफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस, ये फ्रांस की एक कंपनी है जिसके द्वारा ये हैमर, ठीक है, हैमर ये फ्रांस की एक कंपनी है, ठीक है, जिसके द्वारा ये मैन्युफैक्चर होता है। और ये ऑपरेशन सिंदूर में यूज़ हुआ था, ठीक है। इसमें ये भी रफाल फाइटर जेट में ये लॉन्च किया जाता है, ठीक है। इसका रेंज है 15 से 70 किलोमीटर, ठीक है। अगला देखेंगे इसमें कि जो लॉटरिंग म्यूनिशन है, ये आप देखेंगे ये लॉटरिंग म्यूनिशन, ये कामिकाजे ड्रोन जिसको बोला जाता है, जैसे एग्जांपल में नागास्त्र है जो डेवलप किया गया है बाय दी सोलर इंडस्ट्री और वारमेट सिस्टम के द्वारा, ठीक है। ये अब पर्पस क्या था? कंबाइनिंग सर्वेलेंसेस स्ट्राइक कैपेबिलिटी एंड दिस ड्रोन लॉइटर दी ओवर दी टारगेट एरियाज, आइडेंटिफाई द थ्रेट एंड एग्जीक्यूटिव प्रिसाइजन स्ट्राइक। ये बेसिकली प्रिसीजन स्ट्राइक करता है, ठीक है, और आइडेंटिफाई करता है थ्रेट। प्रिसीजन स्ट्राइक का मतलब ये होगा कि जहाँ पे सिविलियन नहीं रहते हैं वहाँ पे प्रिसाइजली इट इज़ अटैक बाय दिस ड्रोन, ओके। ब्रह्मोस मिसाइल, ये भी काफ़ी चर्चा में था, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये DRDO के द्वारा और रसिया की जो नेपो है उसके द्वारा, दोनों कंपनी के द्वारा ये क्या किया गया था? ये बनाया गया था, ठीक है, डेवलप किया गया। लॉन्च प्लेटफॉर्म क्या करता है? ये लैंड से, सी से, एयर से, इवन सबमरीन से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। बेसिकली 290 किलोमीटर का इसका रेंज रहता है। ये टारगेट करता है जो स्ट्रेटजिक मिलिट्री एसेट हैं, जो हाई स्पीड प्रिसीजन स्ट्राइक को, ठीक है। ये आप देख सकते हैं S-400 ट्रम्फ, ये आप देखेंगे सुदर्शन चक्र भी जिसको बोला जाता है, ये इंडियाज़ का स्ट्रेटेजिक एयर डिफेंस शील्ड है, ठीक है। ये डेवलप किया गया है रसिया के अल्मास सेंट्रल डिज़ाइन ब्यूरो के द्वारा, और इंडिया ने जो डिसिग्नेशन दिया इसको सुदर्शन चक्र दिया है, ठीक है। और आप देखेंगे इंडियन क्या है, इंडिया ने साइन किया है डील विथ वर्थ ऑफ ये अप्रॉक्स कितना 35,000 करोड़, ठीक है, अराउंड 5.4 बिलियन, ठीक है। किसके लिए? प्रोक्योर 5 स्क्वाड्रन टू दी रशियन मेड S-400 ट्रैम्प इन एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, ठीक है। ये बेसिकली आप देखेंगे सिविल डिफेंस प्रिपेयर्डनेस मॉक ड्रिल हुआ था आपका
7 मई को हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा, ठीक है, जिसमें 244 डिस्ट्रिक्ट को क्या किया गया था, मॉक ड्रिल कराया गया था। ये कब स्टार्ट हुआ था, 7 हुआ था, ठीक है। पास्ट मिलिट्री ऑपरेशन आप देख सकते हैं अगेंस्ट इंडिया बाय इंडिया अगेंस्ट दी पाकिस्तान, ठीक है। कौन कौन से हैं पास्ट मिलिट्री में देखें, ऑपरेशन कैक्टस लिली 1971 में, इट इज़ एन एयर असॉल्ट ऑपरेशन, ये इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट किया गया था जब बांग्लादेश लिबरेट हो रहा था, ठीक है, 1971 में। ऑपरेशन त्रिदंत ये 1971 में नवल ऑफेंसिव ऑपरेशन टारगेट किया गया था, ये आपका पाकिस्तान और कराची पोर्ट को किया गया था, ठीक है। यहाँ पे और देखेंगे ऑपरेशन पाइथन, ये 1971 में भी किया गया था। ये क्या था, बेसिकली ये नवल अटैक था, ये कराची पोर्ट को, ठीक है, और टू फर्दर द क्रिपल पाकिस्तान नवल फोर्सेस। ऑपरेशन मेघदूत 1984 को लॉन्च किया गया था, बेसिकली ये इंदिरा गांधी जी के द्वारा लीडरशिप में ये किया गया था। ऑपरेशन विजय 1999 में किया गया था, ठीक है, बेसिकली ये कारगिल के समय। और ऑपरेशन सफ़ेद सागर ये कंडक्ट किया गया था इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा, ठीक है, सॉरी इंडियन एयर फोर्सेस के द्वारा टू लॉन्च द एयर स्ट्राइक अगेंस्ट द पाकिस्तान फोर्सेस जो इंट्रेंच है इंडियन पोजीशन अलोंग द LOC, ठीक है। सर्जिकल स्ट्राइक आपका हुआ था कब, ये 2016 में, ठीक है, 2016 में हुआ था, ओके। जब कब हुआ था ये, बेसिकली जो उरी अटैक हुआ था ना उस समय। ऑपरेशन बंदर ये 2019 में किया गया था, ठीक है। ऑपरेशन जब ये पुलवामा वाला अटैक हुआ था जिसमें आई थिंक 42 CRPF की मर्टार हो गए थे, तो उस समय ये किया गया था ऑपरेशन बंदर 2019 में, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस हैं उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। 2016 में आप देखेंगे कि जो एयर फोर्स है ऑपरेशन संकट मोचन, ये साउथ सूडान जो इवैक्यूएट किया गया था ड्यूरिंग दी सिविल वॉर के समय, ठीक है, साउथ सूडान में, ठीक है, ऑपरेशन संकट मोचन। 17 में एयरफोर्स के द्वारा ऑपरेशन इंसानियत, बांग्लादेश ह्यूमैनिटेरियन फॉर रोहिंग्या पर एड फॉर रोहिंग्या रेफ्यूजीज़, ये बांग्लादेश को क्या ऑपरेशन इंसानियत जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ है उसके लिए ये चलाया गया था एयरफोर्स के द्वारा। 18 में इंडियन नेवी के द्वारा ऑपरेशन मदद, ये केरला के रेस्क्यू ड्यूरिंग दी फ्लड के समय ये किया गया था। 20 में आप देखेंगे इंडियन नेवी के द्वारा ऑपरेशन समुद्र सेतु, कोविड-19 के टाइम ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 2021 में देखेंगे इंडियन आर्मी के द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति, ये अफ़गानिस्तान में जो तालिबान ने टेक ओवर कर दिया था पूरे गवर्नमेंट को, उस समय ये स्टार्ट किया गया था। 2022 में आप देखेंगे इंडियन आर्मी ऑपरेशन गंगा लॉन्च करती है। यूक्रेन में जो भी स्टूडेंट हैं और जो रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा था उस समय एयर सपोर्ट और इवैक्यूएशन के लिए स्टार्ट हुआ था। 2023 में देखेंगे एयरफोर्स के द्वारा ऑपरेशन दोस्त स्टार्ट हुआ था, ये सीरिया में जो अर्थक्वेक रेस्क्यू मिशन था ये, ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका उसके बाद आप देखेंगे इंडिया ने सस्पेंड कर दिया था, ठीक है, क्या क्या एक्शन लिया था, 5 एक्शन लिया था इंडिया ने पहलगाम अटैक के लिए। सस्पेंड कर दिया था ये इंडिया वाटर जो ट्रीटी था ये 1960 का, इसको सस्पेंड कर दिया गया। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जो ट्रीटी बनने के बाद फर्स्ट टाइम ये सस्पेंड किया गया हो। क्लोजर अटारी बाघा बॉर्डर को चेक पोस्ट को कम्प्लीटली क्लोज कर दिया गया। जो शार्क के वीज़ा एक्सेम्पशन जो स्कीम था फॉर पाकिस्तान उसको रिवोक कर दिया गया। और जो भी पाकिस्तानी मिलिट्री एडवाइज़र हैं उनको क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। और जो भी डिप्लोमेटिक जो पर्सनल थे उनको कम कर दिया गया था, ठीक है। और इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में ये कब किया जाता है, ये कराची में किया जाता है। 9 ईयर्स ऑफ नेगोशिएशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये वर्ल्ड बैंक ने इसमें क्या किया था, ब्रोकर किया था, मतलब इसी के माध्यम से, वर्ल्ड बैंक के माध्यम से ये ट्रीटी बन पाया था, ठीक है। इसमें आप देखेंगे ईस्टर्न में आप जब स्टैटिक में देखेंगे, जब पढ़ेंगे ईस्टर्न रिवर में रवि ब्यास सतलज आ जाते हैं, ठीक है, ईस्टर्न रिवर में, और जो अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ इंडिया कर सकता है, ठीक है। वेस्टर्न में
इंडस, झेलम, चेनाब, ठीक है। ये रिजर्व हैं किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। लगभग 80% ऑफ इंडस वाटर टोटली फ्लो करता है यहीं से, ठीक है। ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये क्या किया गया था? ब्रोकर किया गया था, मैंने बताया आपको, ठीक है। ये भी बताया मैंने कि फर्स्ट एवर ये सस्पेंशन है ट्रीटी का 1960 के बाद। और यहाँ पे आप देखेंगे कि आर्टिकल 62 ऑफ वियना कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ ट्रीटीज, ओके, द मूव वाज ड्रॉन अपॉन, मतलब ये जो मूव किया गया था, मूव लिया गया था, ये आर्टिकल 62 था। ये बस याद रखना है, बस इतना ही, ठीक है। वफ अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 2025 लोकसभा में ये पास हो गया था अप्रैल 3 को, याद रखेंगे। और ये आप देखेंगे इसमें 288 फेवर में वोट आए थे, 232 अगेंस्ट में आए थे। ये डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और द हाउस हैज़ पास द मुसलमान वफ रिपील बिल ऑफ 2024। और इसमें आप देखेंगे कि जो अपर हाउस है यानी राज्यसभा है, 128 मेंबर ने फेवर में किया था और 95 लोगों ने अगेंस्ट में किया था। और अप्रैल 4 को ये पास हुआ था, ठीक है। और ये उसके बाद बिल आपका एक्ट में बन गया आफ्टर द प्रेसिडेंट असेंट, ठीक है। वफ़ का मतलब क्या होता है? ये इस्लामिक लीगल कंसेप्ट है जो रिफ़र करता है कि जो परपेचुअल इंडाउमेंट है दैट इज़ मेड बाय द मुस्लिम फॉर द रिलीजियस व्यूज एंड चैरिटेबल पर्पस, ओके। इफ़ ये इस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और कौन कौन से चीज़ों के लिए वेलफेयर में लगाया जाता है? बेसिकली द एजुकेशन, हेल्थ केयर और स्पिरिचुअल लाइफ को बेसिकली ये की रोल प्ले करता है। ये जो आप देखेंगे वाकिफ़ कौन होता है? वाकिफ़ ये डोनर होता है, यानी जो डोनेट करता है, ए पर्सन हु डोनेट द प्रॉपर्टी, ओके, उसको वाकिफ़ बोलते हैं। पर्सन वफ़ बोर्ड एंड रेगुलेशन है इंडिया में। प्रॉपर्टी आर मैनेज एंड रेगुलेटेड अंडर द वफ़ एक्ट ऑफ 1995 थ्रू सेंट्रल और स्टेट वफ़ बोर्ड, ठीक है। ये याद रखेंगे। चैरिटेबल और रिलीजियस इंडाउमेंट क्या है? दैट इज़ फॉल अंडर द एंट्री 28 ऑफ द, ये कंकरेंट लिस्ट में आता है, ठीक है। चैरिटेबल और रिलीजियस इंडाउमेंट, ठीक है, ये याद रखेंगे। ये कहाँ पे आता है? ओके। सो नेक्स्ट आप देखेंगे टाइमलाइन फॉर द वफ़ अमेंडमेंट बिल। ये 9 अगस्त आप देखेंगे बोथ हाउस ने एक जॉइंट कमेटी बनाई, ठीक है, बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, कि इन डेप्थ इसका क्या किया जाए, एग्जामिन किया जाए। तो उस कमेटी में 31 लोग थे, जिसमें 21 लोग लोकसभा के, 10 लोग राज्यसभा के थे। और जो ये आप देखें जॉइंट कमेटी ऑन वफ़ अमेंडमेंट बिल सबमिट की थी अपना रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को 31 ऑफ द जनवरी 2025 को। इसमें की हाईलाइट जो हैं आप देखेंगे अमेंडमेंट में क्या क्या मिलते हैं आपको, दैट इज़ जो वफ़ अमेंडमेंट एक्ट जो है अब उसको उम्मीद कहा जाएगा, उम्मीद एक्ट कहा जाएगा। एंड स्टैंडिंग फॉर द यूनिफाइड वफ़ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट एंड इंक्लूजन ऑफ द गवर्नमेंट फ्रेमवर्क। दिस एक्ट नाउ अलाउ द इंक्लूजन ऑफ द नॉन मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव। अब ये वफ़ में नॉन मुस्लिम को भी क्या किया जाएगा? इंक्लूड किया जाएगा, बोथ सेंट्रल और स्टेट लेवल में, ठीक है, वफ़ बोर्ड में। किसके लिए? फॉर ग्रेटर इंक्लूसिविटी और रिप्रेजेंटेशन। रिमूव ऑफ द वफ़ बाय यूज़र एंड प्रोविज़न। वफ़ बाय यूज़र जो परमिट करता है प्रॉपर्टी टू बी डिजिग्नेटेड एज अ वफ़ बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म रिलीजियस यूज हैज़ बिन रिमूव्ड, ये उसको रिमूव कर दिया गया है। और आप देखेंगे कि एबोल्यूशन ऑफ दी सेक्शन 40 मेजर इशू यही था। अमेंडमेंट का जो रिमूव करने सेक्शन 40 क्या था? ओरिजिनल एक्ट विच हैड प्रीवियसली ग्रांटेड वफ़ बोर्ड यूनिलेटरली पावर टू डिक्लेयर एनी प्रॉपर्टी एज अ वफ़। मतलब किसी भी प्रॉपर्टी को ये वफ़ प्रॉपर्टी क्या कर सकते हैं? ये डिक्लेयर कर सकते हैं। यूनिलेटरल ये पावर था, ठीक है। ये आप देखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि जो ये डिस्टिंक्शन बिटवीन द ट्रस्ट एंड वक्फ, आप देखेंगे इसमें क्या होता है कि जो ट्रस्ट है ये क्रिएट किया गया था बाय द मुस्लिम, वेदर बिफोर एंड आफ्टर द एक्ट डू नॉट फॉल अंडर द वक्फ लॉ, ठीक है। और ये आप एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है कि कौन प्रॉपर्टी ये वो कर सकता है, डोनेट कर सकता है। ओनली
practicing Muslim for at least 5 years will be eligible to dedicate property as a waqf, reverting the pre-2013 provision। पहले क्या था ना कि वक़्फ में कोई भी अपनी प्रॉपर्टी को डोनेट कर सकता था, इवन मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम दोनों। बट अब क्या हो गया कि जो 5 इयर्स तक जो प्रैक्टिस कर रहे हों इस्लाम, वही क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, इस एक्ट में क्या किया गया है, जो इनहेरिटेंस राइट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट किया गया है। ठीक है, कि वफ़ करने से पहले कि जो वुमेन और चिल्ड्रन की जो प्रॉपर्टी का राइट है उसको प्रोटेक्ट किया गया है। ये सेफगार्ड करता है विडो को, ये डाइवोर्स वुमेन को और इवन ऑर्फन को। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ द ट्राइबल, शेड्यूल ट्राइब में और ये सारी चीज़ें लागू नहीं होगी। ठीक है, शेड्यूल 5 और 6 में। ठीक है, ये आपका बस आप देख सकते हैं कि जो वफ़ ट्रिब्यूनल कंपोजिशन था 3 लोगों का मेंबर है। ठीक है, ये आप देखेंगे वफ़ ट्रिब्यूनल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी रिकमेंड की थी। ठीक है, और ये जो भी वफ़ प्रॉपर्टी हो रही है उसमें ये अंडरगो एक प्रोसेस के द्वारा जाना पड़ेगा, जिसमें सीनियर ऑफिसर एज अ कलेक्टर वो क्या करेगा, एक रिगरस रिव्यू दे सकता है। वो इन्वेस्टिगेशन करेगा कि वेदर दिस प्रॉपर्टी इज़ लीगली है कि नहीं वफ़ करने के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और इसमें और कुछ मुझे तो नहीं दिखता है। ठीक है, ठीक है, अगला हम देखते हैं डिजिटल एसेस एज अ फंडामेंटल राइट। जो डिजिटल एसेस है मतलब डिजिटली किसी भी चीज़ को एसेस करना, इट्स अ फंडामेंटल राइट नाउ। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा एक्सपेंड किया अंडर द आर्टिकल 21। क्वेश्चन आ जाएगा डिजिटल ये जो आपका एसेस है किस आर्टिकल के अंडर आता है, ये 21। ठीक है, डिक्लेयर कर सकता है राइट टू डिजिटल एसेस इज़ अ इंट्रेंसिक कंपोनेंट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर ही आता है। ठीक है, और ये आप देखेंगे जजमेंट जस्टिस आर माधवन और जस्टिस JB पांडीवाला के बेंच ने ये दिया था। ठीक है, अगला इसमें देखेंगे कि इसमें जो डिजिटल एसेस है फंडामेंटल राइट का, इसमें देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ने किस पे एम्फसाइज किया, दैट मॉडर्न एरा, ओके, मॉडर्न एरा एसेस टू एसेंशियल सर्विस लाइक गवर्नेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, ये क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है एंड इट इज़ मीडिएटेड थ्रू द डिजिटल प्लेटफॉर्म। ओके, देयरफॉर आप देखेंगे राइट टू लाइफ अंडर द आर्टिकल 21। ओके, राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 में डिजिटल राइट टू डिजिटल एसेस को लेके आया गया है। ठीक है, कुछ इसमें राइट्स देख सकते हैं जो थ्रू अमेंडमेंट ये आया हुआ है, अमेंडमेंट कह रहे हैं ये कुछ केसेस के द्वारा, जैसे राइट टू लाइवलीहुड, ये ओल्गा तेलिस बॉम्बे, ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा आया था। ठीक है, बेसिकली ये आर्टिकल 21 देख लीजिए, इसमें क्या क्या आता है, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू डाई विथ डिग्निटी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ओके, कास्ट एनुमरेशन इन अपकमिंग सेंसस, जो सेंसस होने वाला है 2027 में स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें अब कास्ट सेंसस भी स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, PM ने अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये डिसाइड किया। ठीक है, कि कास्ट सेंसस ये होगा, जो सेंसस होगा ना, जो 2021 वाला जो सेंसस था कोरोना पैंडेमिक की वजह से ये आगे बढ़ चुका था, तो अब उसके साथ आप देखेंगे 2027 में होगा ना, तो ये साथ में कास्ट सेंसस भी हो जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। कास्ट सेंसस सबसे पहले ये आपका क्या किया गया था, कब, 1931 में किया गया था। ठीक है, और ऑल्दो द कास्ट इंफॉर्मेशन वाज कलेक्टेड इन द 1941, बट ये पब्लिश नहीं हुआ था ड्यू टू दी वर्ल्ड वार सेकेंड की वजह से। 1951 में आप देखेंगे कि जो इंडियन सेंसस वाज, ये कंसिस्टेंटली क्या किया जाता है, ये इंक्लूड किया गया है SC को, ST को, एंड हाउएवर द कास्ट डाटा फॉर OBC हैज़ बीन मोस्टली absent, ये absent था, बाकी किसको किसको इंक्लूड किया गया, SC और ST को केवल। द लैक ऑफ द डिटेल
कास्ट डाटा लेड टू द अ सर्टेन एस्टिमेट ओबीसी पॉपुलेशन। मंडल कमीशन आप देखें 1979 में आया था, तो ओबीसी का पॉपुलेशन कितना बताया था? 52%। ये काफ़ी ज़्यादा होता है, तो 52% ओबीसी का, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में आप देखेंगे एम किया था क्या? कलेक्ट करना कॉम्प्रिहेंसिव डेटा को, ओके, कास्ट सेंसस फॉर द वेलफेयर, बेटर वेलफेयर हो सके टारगेटेड अप्रोच के साथ, लेकिन इसको अनपब्लिश कर गया था ड्यू टू द लिमिट द पॉलिसी फॉर्मुलेशन। सेंसस ये अनाउंस किया गया है, होम मिनिस्ट्री के अंदर में आता है ये सेंसस, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट आपका सेंसस जो होने वाला है ना मार्च में 2027 से, ये फर्स्ट फेज में ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि क्या है इसमें, हाँ, ये आपका जो सेकंड फेज़ है उसमें सेकंड फेज़ में क्या, फेज़ 1 में हाउसिंग लिस्ट निकालेगा डिटेल में, आपके पास बिल्डिंग परमानेंट टेम्परेरी है, ठीक है, क्या किस तरीके का एमिनिटीज़ है, एसेट है। फेज़ सेकंड में ये पॉपुलेशन एनुमरेशन होगा, बेसिकली इंडिविजुअल का क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो सारे चीज़ें गैदर किया जाएगा, ठीक है। द नेशनल और अदर नोटेड जो भी आपके कास्ट रिलीज चीज़ें होंगी वो सारा चीज़ आपका इन्फॉर्मेशन गैदर किया जाएगा, ठीक है। ये आप देखेंगे कि यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, ठीक है। और ये आप देखेंगे स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम द डाटा ऑफ द पॉपुलेशन इज कलेक्टेड फॉर द 2027। ये कहाँ पे? लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में। रेस्ट के लिए क्या किया जाएगा? 1 मार्च 2027 से स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। ये आप देखेंगे यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, इसमें आप देखेंगे 570 अभी तक हो चुका है यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में, ठीक है। इसमें भगवत गीता और भारत नाट्य शास्त्र को ऐड किया गया यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में, ठीक है। एक ग्लोबल ये रिकॉग्निशन मिला हुआ है, ठीक है। इसमें अगला देखेंगे कि जो आपके 74 न्यू डॉक्यूमेंट्रीज हैं ये कलेक्ट किया गया है इस साल, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ मिनट्रीज मैंने बताया है आपका 570 है। भगवत गीता के बारे में जान जाते हैं, ये आपका सेक्रेट फिलोसॉफिकल डायलॉग है, ठीक है। ये भीष्म पर्व ऑफ द इंडियन एपिक महाभारत का, ठीक है। ये भीष्म पर्व जो है चैप्टर 23 से लेकर 40 तक आप जो महाभारत का है एक पार्ट है, ठीक है, जिसमें 700 वर्सेस हैं, 18 चैप्टर्स हैं, ये याद रखेंगे। ये बैटल जो आपका कुरुक्षेत्र हरियाणा वाला रीजन है ना, कुरुक्षेत्र, वहाँ पे जो कन्वर्सेशन है लॉर्ड कृष्णा और अर्जुन का, ये उसमें फीचर किया गया है, ठीक है। नाट्य शास्त्र ये आप देखेंगे भरत मुनि ने ये एट्रीब्यूट किया है, ठीक है। ये एंशियंट ट्रीटी है ऑफ परफॉर्मिंग व्हाट आर्ट बिलीव हैज़ बीन कंपाइल्ड अराउंड द 2nd सेंचुरी। एंड आप देखेंगे कि जो मैनस्क्रिप्ट है, ओके, दैट इज प्रिजर्व इन द भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये मैनस्क्रिप्ट आपका प्रिजर्व किया जाएगा, ठीक है। वर्ल्ड रजिस्टार मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टार ये 1992 में लॉन्च हुआ है। रजिस्टार हैज़ बीन अपडेटेड बाईलिंगुअली आपका सिंस 1997 से, और एक्सेप्शन आपका 2017 से लेके 2023 तक था। अब ये क्या करता है कि जो वर्ल्ड रजिस्टर में आप कोई भी अगर रजिस्टर हो जाता है यूनेस्को में, ये प्रिजर्व करता है, प्रमोट करता है वैल्यूएबल हिस्ट्री डॉक्यूमेंट एंड मैनस्क्रिप्ट फॉर द ग्लोबल इम्पॉर्टेंट। इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया है, आप देखेंगे यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में इंडिया के पास 14 सबमिशन है, ठीक है, आफ्टरवर्ड भगवत गीता एंड नाट्य शास्त्र, जिसमें आप देखेंगे इंडिया एंट्रीज स्पेन ऑफ एंशियंट स्क्रिप्चर, फिलोसॉफिकल वर्ड्स एंड मॉडर्न पॉलिटिकल आर्किव्स को ये आपका देखेंगे इंक्लूड किया गया है। तो ऋग्वेद को आप देखें 2007 में, वर्क ऑफ सवित फिलोसफी, ओके, अभिनव गुप्ता, ये 2023 में ये आपका इंक्लूड हुआ था, ठीक है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है ये 1962 में 61 वाला
ये 2023 में ऐड हुआ था। डच इंडिया कंपनी ये आपका 2003 में आपका इंक्लूड हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली, आप देखेंगे इलेक्शन 2025 वाला। ये रेखा गुप्ता जी ने ये 9th चीफ मिनिस्टर ऑफ नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली, ये 20 फरवरी 2025 को ये 6 कैबिनेट के साथ इन्होंने क्या किया था, ओथ लिया था। परवेश सिंह वर्मा को ये डेप्यूटी सीएम बनाया गया। ये 4th सीएम ऑफ दिल्ली हैं जो विमेन रही हैं। इनके पहले 3 लोग विमेन रहे हैं, जो सुषमा स्वराज जी रही हैं, शीला दीक्षित और आतिशी मारलेना, ठीक है, ये लोग रहे हैं। इस समय जो आतिशी मारलेना है ये लीडर ऑफ अपोजिशन है, ठीक है, एलओपी है, ठीक है। और इसमें वोटिंग कितना था, 60.54, याद रखेंगे 60.54, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। रिजल्ट में आप देख लीजिए, बीजेपी को 48 सीट आए थे, बाकी 22 आप देखेंगे आम आदमी पार्टी को आया था, ठीक है। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिला था और जिसका वोटिंग परसेंटेज 6.34 था, बस। और हरियाणा और जम्मू कश्मीर का इलेक्शन का देख लेते हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर का, इसमें आपका क्या है कि उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का सीएम ये के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। सुरेंद्र कुमार चौधरी ये आपके डेप्यूटी सीएम बने हैं, ठीक है। ये 90 मेंबर्स थे, ठीक है। आप देखेंगे 90 मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव आपका कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली का था, जिसमें आपको देखने को मिलता है 49 क्या था आपका इंडिया अलायंस को मिला था, ठीक है, और बीजेपी को मिला था ओनली 29, ठीक है, ये याद रखेंगे। हरियाणा का नायब सिंह सैनी जी को ये सीएम पद के लिए चुना गया था, इन्होंने अपना शपथ लिया था, ठीक है, जिसमें बीजेपी को 48 और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 37 मिला था, ठीक है, ये याद रखेंगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ये आपका देखेंगे, वर्डिक्ट ऑन द गवर्नर और स्टेट ऑफ द तमिलनाडु, ओके, स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ये आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कि ये एक सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है गवर्नर और स्टेट ऑफ तमिलनाडु के बीच में रिलेशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था। ये काफ़ी ज़्यादा बहुत न्यूज़ में रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि गवर्नर का जो रोल था ना, उसको टाइम बाउंड मैनर में बोला गया कि अगर आपको कोई भी बिल आता है आपके पास, आपको टाइम बाउंड मैनर में उसको पास करना होगा, ठीक है। यहाँ पे वही बात की गई थी, ठीक है। बेसिकली आप देखेंगे किसी भी स्टेट में क्या होता है कि वहाँ की स्टेट लेजिस्लेटिव लॉ बनाती है, ठीक है, और लॉ बनाने के बाद, ठीक है, वो गवर्नर के सामने रखा जाता है, ठीक है। गवर्नर के सामने रखने के बाद गवर्नर उस पर क्या करता है, साइन कर देता है। कुछ उसके पावर होता है, जैसे पॉकेट वीटो हो गया, ये सारे पावर्स होते हैं वो अपना यूज़ करके, ठीक है। तो उसी में बोला कि ये टाइम बाउंड मैनर में होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने। तो आप देखेंगे क्या होता है इसमें कि प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने आर्टिकल 143(1) के तहत क्या बोला कि पॉइंट रेफरेंस टू द स्टेट फॉर इट्स कंसिडरेशन कैन सुप्रीम कोर्ट स्टिपुलेट एनी टाइम फ्रेम। मतलब अपने ये प्रेसिडेंट जी ने ये पूछा कि कैन सुप्रीम कोर्ट स्टिमुलेट कर सकता है एनी टाइम फ्रेम, मतलब वो रूल बना सकता है। तो इस तरीके का मतलब उन्होंने एक क्वेश्चन रेज किया था ऑन द जुडिशरी, ठीक है, यही था आपका। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बाकी सारी चीज़ ये आपका स्टैटिक होगा कि 142 क्या करता है, इसमें सारी चीज़ें हैं कि ये एसेंट नहीं लेता है कोई भी लॉ बनाने से पहले, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तमिलनाडु गवर्नमेंट क्या करता है, ये अप्रोच किया कि चैलेंज किया कि गवर्नर कैन डिले द क्लियरिंग द लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, ठीक है। तो उसके लिए ये आप देखेंगे 12 बिल वेर विथ होल्ड विदाउट एनी एक्शन बाय द गवर्नर, और उसमें कोई टाइम बाउंड रहता नहीं था। तो इस वजह से अनंत काल तक ये लोग ऐसे ही कोई भी बिल ऐसे रख सकते थे, ठीक है, जिससे कोई भी अगर मान लीजिए पॉलिसी
आती थी पब्लिक रिलेटेड, पब्लिक वेलफेयर में, तो ये नहीं आता था, ठीक है, इस वजह से, ठीक है। तो आर्टिकल 200 क्या कहता है, वंस अ बिल इज पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इफ कैमरल, ठीक है, बाई कैमरल, द इट इज़ प्रेजेंटेड टू द गवर्नर फॉर द अप्रूवल के, गवर्नर के अप्रूवल के लिए ये क्या किया जाता था, प्रेजेंट किया जाता था। गवर्नर के पास ऑप्शन होता था क्या, कि असेंट दे सकते हैं, विथ होल्ड कर सकते, चाहे वो रिटर्न कर सकता था फॉर द रिकन्सिडरेशन। तो असेंट दे दिया तो एक्ट बन गया, वैलिड एक्ट। विथ होल्ड कर दिया तो ये रिजेक्ट कर सकता है एंड रिफ्यूज़ कर सकता है असेंट। ये आपका रिटर्न कर सकता है कि रिकन्सिडरेशन कर दीजिए, उसके बाद हम बिल पास कर देंगे एज सुन एज पॉसिबल। तो और क्या करती थी उसमें स्टेट लेजिस्लेटिव, क्या कर सकता है उसमें, कोई चेंज कर भी सकता है, नहीं भी चेंज कर सकता है। उसके बाद जब भेजती थी उसको असेंट देना ही पड़ता था। रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट, द गवर्नर में रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन स्पेशली इफ द इफेक्ट हाई कोर्ट पावर और द इन्वॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन कंसर्न, हाई कोर्ट पावर और इन्वॉल्व करता होगा अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न, तब जाके गवर्नर क्या करता है, रिजर्व कर देता है बिल फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन के लिए, ठीक है। तो उसमें रोल ऑफ प्रेसिडेंट क्या होता है कि आर्टिकल 201 में दिया हुआ है कि बिल इज रिजर्व, प्रेसिडेंट में ग्रांट, विथ होल्ड, रिटर्न द बिल एक्सेप्ट मनी बिल। मनी बिल क्या होता है ना, कि मनी बिल को विथहोल्ड नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ओके। तो लेजिस्लेटिव मस्ट बी कंसिडर्ड एज अ एक्ट ऑफ 6 मंथ्स ऑफ रिटर्न। तो लेजिस्लेचर को क्या होता है, इट मस्ट बी रिकन्सिडर्ड एन एक्ट विथ इन दी 6 मंथ ऑफ रिटर्न। नो डिफाइंड टाइम लिमिट, टाइम लिमिट कोई भी था नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में। नो प्रिस्क्राइब ऑफ एनी टाइम लिमिट फॉर द गवर्नर और द प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन अ बिल, ओके। तो जिससे क्या हो सकता था, डिले हो जाता था और लीगल एम्बिग्विटी बनती थी। ये हाईलाइट कुछ जजमेंट का देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि जो सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ एन एब्सोल्यूट पॉकेट वीटो फॉर द गवर्नर, गवर्नर कैन नॉट इंडेफिनिटली डिले एक्शन ऑन द बिल। गवर्नर मस्ट क्या कर सकता है, जनरली एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ द स्टेट कैबिनेट, ओके, अंडर द आर्टिकल 200, ठीक है। वंस द लेजिस्लेचर रीपास द बिल विदाउट अमेंडमेंट, गवर्नर बाउंड हो जाता था कि ग्रांट करना अपना ये ग्रांट करना ये बिल को, ठीक है। गवर्नर कैन नॉट प्रिजर्व री इनेक्ट द बिल फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने फॉर द फर्स्ट टाइम टाइम लिमिट को क्या कर दिया, प्रेस्क्राइब कर दिया, ओके। और विद इन 1 मंथ में एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है, इट मस्ट बी सो, ओके। नेक्स्ट आपका क्या है कि referral to the president against the state advice if the governor exercise discretion under the article 200, it is choose to refer a bill to the president for the consideration even if the council of the minister is against it, ठीक है, तभी भी वो सेंड कर सकता था प्रेसिडेंट को, ठीक है। दिस मस्ट बी डन एज सुन एज पॉसिबल बट नॉट लेटर देन दी 3 मंथ, 3 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इफ़ द गवर्नर इज फेल टू एक्ट विद इन दिस पीरियड द इनएक्शन, ठीक है, अगर कोई भी एक्शन नहीं लेता है इट विल बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ओके, इन द कोर्ट, ओके। इसलिए ये आपका बिल रिपास बाय द असेंबली आफ्टर द रिकन्सिडरेशन। तो व्हेन द बिल इज रिटर्न बाय द गवर्नर फॉर द रिकन्सिडरेशन एंड इट इज पास अगेन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, द गवर्नर इज कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू ग्रांट असेंट, ठीक है। If the governor do not act within 1 month, it may be treated as a contempt of court. तो अगर कोई भी बिल आप देखेंगे रिकन्सिडरेशन के लिए भेजा जाता है, अगर गवर्नर 1 मंथ के अंदर अगर उस पर कोई भी काम नहीं करता है, इट विल बी ट्रीटेड एज अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। ये आर्टिकल 215 में दिया हुआ है, ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किस में दिया हुआ है। एंड ये आप देख सकते हैं इट विल बी क्लोजली मॉनिटर बाय द जुडिशरी। इनवोकेशन ऑफ जो आर्टिकल 142 क्या था, इसमें आप देखेंगे कि जो कोर्ट है
इन्वोक कर दिया आर्टिकल 142 टू डू कंप्लीट जस्टिस। इसमें डिक्लेयर किया गया 10 तमिलनाडु बिल वर डीम्ड टू बी असेंटेड गिवन दी गवर्नर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिले। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट आप देखेंगे महाकुंभ, आप देखेंगे प्रयागराज में 2025 में ये मनाया गया, अंडर विच आप देखेंगे ये 13 जनवरी 2025 से लेके फेब 26 2025 तक ये क्या किया गया, ये मनाया गया है। ये डेट याद रखेंगे, ठीक है। त्रिवेणी संगम पे ये बेसिकली मनाया गया था। और 4 जगह ये आप देखेंगे महाकुंभ लगता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, ये 4 जगह लगता है। और इसमें देखेंगे कि जो महाकुंभ है इट इज़ इनफॉर्मली इनॉग्रेटेड 13 जनवरी 2025 ऑन द डे ऑफ द पौष पूर्णिमा को। ठीक है, पहला शाही स्नान आपका मकर संक्रांति को हुआ था, ठीक है, 14 जनवरी। ठीक है, और मौनी अमावस्या आपका हुआ था 29 जनवरी, मौनी अमावस्या हुआ था। और उसी समय आप देखे होंगे कि स्टैम्पीड हुआ था जिसमें लगभग 28 से 30 लोगों की डेथ हुई तो काफ़ी ज़्यादा थी, बट गवर्नमेंट का इतना ही है। और यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट आफ्टर द कंक्लूजन 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है। ठीक है, गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में आपका देखें गंगा क्लीन के लिए 329 एम्प्लॉयज़ एक साथ काम कर रहे होते हैं। ठीक है, गिनीज वर्ल्ड। सेकेंड रिकॉर्ड क्या है, 19,000 या आपके सैनिटेशन वर्कर एक साथ क्लीन कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट जोन ऑफ दी महाकुंभ। थर्ड रिकॉर्ड यह है कि आप देखेंगे कि वर्ल्ड लार्जेस्ट हैंडप्रिंट आपका ये बना हुआ है। ठीक है, लगभग जिसमें 10,109 पीपल्स पर इन महाकुंभ ये क्या कर रहे थे, इन्होंने हैंडप्रिंट क्रिएट किया था। ठीक है, और आपका ये इसमें आप देखेंगे कि चीफ मिनिस्टर लॉन्च दी बुद्धिस्ट महाकुंभ यात्रा। ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया था महाकुंभ नगर। ओके, और आप देखेंगे कि लगभग महाकुंभ में 6,382 करोड़ रुपये लगे थे। और ये आप देखेंगे जो नासिक वाला होता है गोदावरी बेसिन पे होता है, गोदावरी के बैंक पे ये होता है, होगा ये आपका कुंभ 2027 में। और आप देखेंगे कि ये जो बजट था ना, बजट 2025 वाला, उसमें 2500 करोड़ रुपया ये आपका महाकुंभ के लिए लगा था। उज्जैन वाला 2028 में होगा, ये हरिद्वार 2033 में 2033 में। अब महाकुंभ को ऑर्गेनाइज किया गया है, या आपका देखेंगे रिकॉग्नाइज किया गया है यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में। ठीक है, अब कुंभ में मैंने बताया आपको 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है महाकुंभ के समय। 2500 करोड़ ये आपका मैंने बताया कि बजट में ये दिया गया था। कुंभ मेला का लोगो क्या था कि अमृत कलश था और टेम्पल था, इमेज ऑफ हनुमान जी एंड अक्षय वट ट्री था, बस। और ये आप देखेंगे 5 न्यू क्लासिकल लैंग्वेज को ये दर्जा दिया गया है। ठीक है, अप्रूव किया गया है स्टेटस, मराठी, पाली, प्रकृति, असामी और बंगाली। ठीक है, क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, सबसे पहले दिया गया था तमिल को। ठीक है, याद रखेंगे 12 अक्टूबर 2004। क्राइटेरिया क्या है कि हाईली एंटिक्विटी होनी चाहिए। ठीक है, हाईली एंटिक्विटी होनी चाहिए यानी काफ़ी इट्स अर्लियर टेक्स्ट होना चाहिए, बॉडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर होना चाहिए, और लिटरेट ट्रेडिशन मस्ट बी ओरिजिनल एंड नॉट बोरोड फ्रॉम एनी अदर स्पीच कम्युनिटी। और लिंग्विस्टिक स्पेस कमेटी जो होती है, लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी, वो क्या करती है, इट इज़ कंस्टिट्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अंडर द साहित्य अकादमी ऑफ इन 2004 एग्जामिन करती है क्या क्या स्टेटस होना चाहिए क्लासिकल लैंग्वेज के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्लासिकल लैंग्वेज के लिए अनेक निमोनिक्स बना है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तमिलनाडु है सबसे पहले, संस्कृत है, याद रखिएगा संस्कृत पहले नहीं है, संस्कृत तमिलनाडु के बाद है, तमिल के बाद है, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। जहाँ पे आप देखेंगे तेलुगु और कन्नड़ एक ही डेट को हुए हैं, तो याद रखेंगे, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे TST की MO मैंने याद रखा है, याद करने के लिए ये निमोनिक्स बना है। उड़िया आपका लास्ट में। ठीक है, 5 को दिया गया है अभी फ़िलहाल में। ठीक है, ये याद रखेंगे।
ये आपका COP29 ये बाकू अजरबैजान में हुआ है, UNFCCC के द्वारा ये आपका हुआ था बाकू COP29 अजरबैजान में, ठीक है। ये 2 दिन के लिए एक्सटेंड हो गया था, ठीक है। बेसिकली 300 बिलियन एनुअली ये क्या किया गया था, ये क्लाइमेट फाइनेंस फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए कमिट किया गया था देने के लिए, ठीक है। जिसमें आप देखेंगे क्या क्या था कि जो डिक्लेयर किया गया था कि जिन्होंने क्या करेंगे, मीथेन को रिड्यूस करेंगे, उसमें कौन कौन सा देश है, US, जर्मनी, UK, UAE है, ठीक है। इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है, याद रखेंगे, इंडिया इज़ नॉट ए सिग्नेटरी इन दिस। और आपका इसमें देखेंगे नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट, ये आपका मैं ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है दोस्तों। ये फर्स्ट पार्ट था आपका, ठीक है। सेकंड पार्ट जल्दी आएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।